चलिए हेडिंग डालेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। Variation of conductivity and molar conductivity with concentration। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या वेरिएशन होगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा, यही पढ़ा ना। तो ज़रा मुझे बताओ कंडक्टिविटी जो था और मोलर कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो आप लिखते थे K × 1000 डिवाइडेड बाई C, यही ना। क्या लगता है कि मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन है? इन्वर्सली। और अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कप्पा इक्वल्स टू क्या होगा? C × मोलर कंडक्टिविटी। तो डायरेक्टली या इन्वर्सली? डायरेक्टली। लिखेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी increases with increase in concentration for both strong as well as weak electrolyte। for both strong as well as weak electrolyte। जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद increase in concentration। molar concentration decreases with increase in molar conductivity decreases with increase in concentration। for strong electrolyte weakly depend, and for weak electrolyte strongly depend। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसा होगा बेटा? स्ट्रांगली डिपेंड होगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीकली डिपेंड होगा। फिर से एक बार बताओ, अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी। और मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती चली जाएगी। क्या बात क्लियर हुई? एक और बात देखो, कंडक्टिविटी चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, हमेशा एक ही तरीके से बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी वीकली डिपेंड करेगी, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्गली डिपेंड करेगी। आइए मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूं, जरा आप इसको देख करके मुझे बताएंगे कि इसमें कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। मैं इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं। क्या लिखता हूं बेटा?
कॉन्सेंट्रेशन, और स्पेशली मैं रूट सी लिखना चाहूँगा यहाँ पे, बाद में बताऊँगा क्यों। और इस तरफ मैं लिख रहा हूँ कंडक्टिविटी। कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। पहला ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, और एक ग्राफ है मैंने कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। इसको ऐसे समझना, मान लीजिए मैंने इनिशियली एक कॉन्सेंट्रेशन लिया C1, एक कॉन्सेंट्रेशन कितना है C1, एक दूसरा कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिया C2, और जब मैं C2 की बात कर रहा हूँ तो ये C2 यहाँ पे आके कट कर रहा होगा। तो इस वाले जो एक स्ट्रेट लाइन आपने देखा होगा, उस कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते ही, हमने सेम कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया ना, सेम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हुए मोलर कंडक्टिविटी में कितने का चेंजमेंट आया? इतने का। लेकिन अगर वही सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं इस दूसरे वाले ग्राफ की बात करूं तो मोलर कंडक्टिविटी में कितने का चेंजमेंट आया? इतने में। अब आप मुझे बताएंगे कौन स्ट्रांगली डिपेंड है और कौन वीकली डिपेंड है, कौन ज़्यादा तेज़ी से डिपेंड कर रहा है, यानी कि सेम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे किसमें ज़्यादा चेंजमेंट आ रहा है, कर्व वाले में या स्ट्रेट लाइन में? कर्व में आप देख रहे हैं ज़्यादा चेंजेज आ रहा है। अब बताओ स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये स्ट्रांगली डिपेंड होगा। तो अगर ये स्ट्रांगली डिपेंड है तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रांग या वीक? वीक। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसके लिए होगा? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि आपने कह दिया कि सर ये है आपका फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, just like HCl etc, and this is for weak electrolyte just like CH3 COO etc। अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो स्ट्रांगली डिपेंड करेगा, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो वीकली डिपेंड करेगा। इसलिए अगर भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत ही कम डिपेंड किया, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई नज़र आ रहा है। और जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो बहुत तेज़ी से डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक कर्व दिखाई देता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो फिर से देखना, मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है A एंड B, दो इलेक्ट्रोलाइट हैं A और B, मैंने A का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर से 2 मोल पर लीटर कर दिया, उस टाइम पे कंडक्टिविटी दोगुनी कम हो जाए। बताओ कम होगी या बढ़ेगी? बताओ कम होगी। तो मैंने कहा दोगुनी कम होने का मतलब चलो आधा हो जाए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने एक कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, एक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। एक इलेक्ट्रोलाइट A है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, एक इलेक्ट्रोलाइट B है इसका भी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर। ठीक है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी मैं लिख देता हूँ 1.2। ठीक है, यूनिट बताओ क्या लिख दूँ? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो है 1.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, मैं इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन A का कॉन्सेंट्रेशन 1 से चेंज करके 2 मोल पर लीटर कर दिया। उस केस में इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 1.2 से चेंज हो करके 0.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल पे पहुंच गया। जब मैंने B के कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर से 2 मोल पर लीटर में कन्वर्ट किया, उस केस में इसका मोलर कंडक्टिविटी 1.8 से 0.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया। आपको बताना इसमें कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या हो जाएगा? B स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। B बताओ, अब B ज़्यादा चेंज हो रहा है या A ज़्यादा चेंज हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन का चेंजमेंट तो सेम हुआ, लेकिन B का चेंजमेंट ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू A, है ना। तो आप लिखेंगे चेंज in molar concentration, molar conductivity in B is greater than change in molar conductivity in A.
इस हिसाब से बताओ बी स्ट्रांगली डिपेंड होगा या वीकली डिपेंड? आपने कहा ये स्ट्रांगली डिपेंड है, और ये क्या हो गया? वीकली डिपेंड। और जो वीकली डिपेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। दैट मीन्स ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके से आपको समझने की कोशिश की। ए इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? बी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड फाइनली ए इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपको पूछा जाए कि कहीं आप कोई वैल्यू दिया हो, कोई डेटा दिया हो, कोई एक्सपेरिमेंट दिया हो, क्या उस एक्सपेरिमेंट से आप पता कर लेंगे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? कैसे पता करोगे? क्या देख करके? कॉन्सेंट्रेशन का चेंज। अगर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आप कॉन्सेंट्रेशन का चेंज दोनों में बराबर करो, यानी कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल करो, ट्रिपल करो, जो भी आपको है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज सेम करो और देखो किसमें ज़्यादा चेंजमेंट हो रहा है। जिसमें ज़्यादा चेंजमेंट होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वो स्ट्रांगली डिपेंड कर रहा है, और जिसमें कम चेंजमेंट हो रहा है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वो वीकली डिपेंड कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर इसको और आगे बढ़ाता हूँ। ये एक क्वेश्चन है, तो इसको आप क्वेश्चन समझ के लिखेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करें। कहीं पे लैम्डा एम नॉट लिखा हुआ, दैट मीन्स लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर कहीं पे लैम्डा एम इनफाइनाइट लिखा हुआ है, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। कंसंट्रेशन और डायल्यूशन एक दूसरे का जस्ट रिवर्स होता है। तो 1/0, अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 हुआ तो डायल्यूशन क्या होगा? 1/0। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। तो आइए देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अगर कहीं पर भी लैम्डा एम नॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, और कहीं पे लैम्डा एम इनफाइनाइट लिखा हुआ, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन लिखा हुआ। ठीक है, अब सवाल ये है कि आखिर ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखिए। मोलर कंडक्टिविटी of any electrolyte, molar conductivity of any electrolyte when concentration approaches 0. The molar conductivity of any electrolyte when concentration approaches 0 called limiting molar conductivity. Molar conductivity of any electrolyte when concentration approaches to 0 called limiting molar conductivity। अब ये इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेक कर लेता हूँ। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अभी मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक ग्राफ बनाया था, याद है? थोड़ी देर पहले बनाया था, मैं एक बार वापस से बना देता हूँ। मैंने एक्स एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी रखा, सॉरी वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी रखा, एक्स एक्सिस पे √c रखा। तो एक ग्राफ आया था कुछ इस तरीके के, ऐसा ग्राफ था ना बेटा। अगर मैं इस ग्राफ को आगे बढ़ाता चला जाऊँ, देखो कॉन्सेंट्रेशन कम करता गया कंडक्टिविटी,
मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती गई। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम करते 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 जीरो कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, तो ये लाइन आ करके यहाँ पे ये डॉट कहीं पे आके कट करेगा। ये जो पोर्शन है जहाँ पे कट करेगा उसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, लैम्डा m 0 या लैम्डा m इनफाइनाइट। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जीरो कॉन्सेंट्रेशन आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। अब मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में आपने y = mx + c का एक ग्राफ पढ़ा होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि y एक्स, अगर मैं इस ग्राफ ये जो इक्वेशन ग्राफ बन रहा है इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? y एक्सिस पे क्या है? लैम्डा m, y = m मान लो कोई भी एक स्लोप m कुछ भी हो सकता, तो मैं यहाँ पे a मान लेता हूँ। अब बताओ a पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो a क्या हो गया? नेगेटिव, तो -a। m x की जगह क्या लिखूँ? √c। तो y = mx + c क्या होता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है? लैम्डा m नॉट। क्या है, बात क्लियर हो रही है? तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ तो लैम्डा m दिस = लैम्डा m नॉट -a √c। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट with related to the concentration where a क्या है? कोई मुझे बताए a क्या है? स्लोप है। a स्लोप है, लेकिन यहाँ पे a क्या है? क्या बेटा? एक कांस्टेंट। a क्या है? कांस्टेंट। इसको सबसे पहले आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसे हम बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। a इज आर्हेनियस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू ध्यान देना, आर्हेनियस कांस्टेंट a की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए a की वैल्यू सेम होगी। एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ a आर सेम for same type of electrolyte। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किसी सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए a की वैल्यू हमेशा सेम होगी। आइए समझते हैं सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा। यानी कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड ऑन a। a एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, जिसके बेस पे हम अगर इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स की बात करें तो क्या होता है। इसको ऐसे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास NaCl है एक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कैसे टूटेगा? Na+ और Cl- में। बताओ कैटायन के ऊपर चार्ज कितने का है? 1 का। और एनायन के ऊपर चार्ज कितने का? 1 का। तो इसे 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि CaCl2 एक सॉल्यूशन है, तो उस केस में Ca के ऊपर क्या हो जाएगा? +2 और Cl के ऊपर क्या आएगा? माइनस। तो आप कहेंगे Ca के ऊपर चार्ज जो है +2 का है, जबकि Cl के ऊपर चार्ज -1 का है। तो इसका जो टाइप हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2-1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं आपसे कहूँ AlCl3, अब बताओ इसको क्या लिखूँगा? आप कहेंगे Al के ऊपर +3 है और 3, Cl के ऊपर कौन है? -1। तो इसका जो टाइप हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? 3-1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये कैसे टूटेगा? 2Al + 3 + 3SO4 -2। जरा बताओ इसके ऊपर चार्ज कितने का है? 3 का। और इसके ऊपर कितने का है? 2। इसका टाइप क्या हो जाएगा? 3-2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि A की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है और KCl के लिए A की वैल्यू दिया हुआ है 1.25, तो उसके लिए बताओ NaCl LiCl के लिए A की वैल्यू क्या होगी? क्या इसके लिए भी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.25। और इसके लिए भी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.25। कैसे पता चला? क्योंकि A की वैल्यू एक टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा सेम रहेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई ना? चलो इसको अपनी कॉपी में नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हुआ।
तो अगर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो बड़े आराम से हम इसे निकाल सकते हैं। क्या हो अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग के बजाय वीक हो, तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा, अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो क्या पार्शियल डिसोसिएशन होगा या 100% डिसोसिएशन होगा? पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो पार्शियल डिसोसिएशन अकर्स। अगर मान लीजिए आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए डिसोसिएशन क्या होगा? पार्शियल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते थे? अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे कि हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर मैं अल्फ़ा लिखूँ तो अल्फ़ा दिस इक्वल्स टू पहले मोलर कंडक्टिविटी कितनी है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना है, इन दोनों को आप देखोगे, उनको रिलेट करोगे एक साथ। यानी कि अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। और मेरे ख्याल से अगर आप में से किसी को याद है तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन वो उसमें इक्विलिब्रियम में मैंने आपको Ka की वैल्यू पढ़ाया था, याद है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्मूला बता दो कोई। डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू अगर हो तो K क्या होता था? C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। क्या ये होता था? याद आ रहा थोड़ा बहुत? ठीक है, तो अब बताओ मुझे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा m बाई सी। तो इसका यूज करो फटाक से और मुझे बताओ K की वैल्यू क्या आएगी। चलो कैलकुलेट करो। यहाँ पे हम K की जगह Ka लिखेंगे। फटाफट बोल दो, K की वैल्यू क्या आ जाएगी? K की वैल्यू क्या आ जाएगी? C इंटू बताओ लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा m डिवाइडेड बाई लैम्डा m नॉट। दिस इज इक्वल्स टू C लैम्डा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा m नॉट का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m डिवाइडेड बाई लैम्डा m नॉट। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे, C लैम्डा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा m नॉट का स्क्वायर, और इसे मैं पलट करके लिख दूंगा तो लैम्डा m नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m। तो बताओ लैम्डा m नॉट ने लैम्डा m के एक पावर को मार दिया, तो फाइनली बचा क्या? C लैम्डा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m। तो एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे इसको कि A की वैल्यू C लैम्डा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा m नॉट माइनस लैम्डा m, वेयर Ka क्या है बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट। बताओ C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा m क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। और लैम्डा m नॉट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक बार इसको अपनी कॉपी में पूरा नोट करें। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब इस पूरे टॉपिक का सबसे लास्ट
हेडिंग होगा जिसे हम लोग बोलेंगे कॉलरॉस लॉ या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। तो इसको पहले अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर जाके कॉलरॉस लॉ के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इसको ऐसे समझते हैं, किसी भी सॉल्ट को अगर तोड़ना हो, मान लो कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट को तोड़ना है आपको, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए वो सॉल्ट टूटता कैसे। आइए देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्ट है AXBY और मुझे इस सॉल्ट को तोड़ना है। कैसे तोड़ूंगा? x टाइम्स ऑफ A के ऊपर पावर किसका आएगा? y का, y प्लस बताओ y टाइम्स ऑफ B के ऊपर पावर किसका आएगा? x माइनस। फटाफट बता दो बेटा। सबसे पहले हमने लिखा NaCl, कैसे टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस, यही टूटेगा, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ MgCl2 को तोड़ के दिखाओ, कैसे टूटेगा? Mg प्लस 2Cl माइनस। AlCl3 की बात करूँ तो Al प्लस 3Cl माइनस। सेम इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ कि Al2O3 या फिर ऐसे लिख दूँ Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये टूटेगा 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2, कैसे टूटेगा? अब अगर मुझे कॉलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर मान लो किसी सॉल्ट का आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करना है, तो बस ये देख लो कि उस सॉल्ट में आयंस कितने हैं। सारे आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आपस में आप ऐड कर दो, टोटल आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्ट मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे कॉलरॉस लॉ में, लिखेंगे कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन में लिखिए, the law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation। आओ देखते हैं। जैसे मुझे एक सॉल्ट AXBY है, इस सॉल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करना है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AXBY की अगर मुझे वैल्यू पता करना है, दिस इज इक्वल्स टू, पता ना बेटा, x टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AY प्लस। तो अब इस टाइम पे ये आयंस हैं, ध्यान देना, ये आयंस हैं, इसलिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल लैम्डा यूज होगा वो छोटा y यूज होगा। ये देखो बड़ा लैम्डा, ये कौन सा है? छोटा लैम्डा। तो लैम्डा नॉट क्या लिखूंगा मैं? AY प्लस बताओ क्या लिखूं? y टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट क्या? BX माइनस। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो, ये रहा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल सा रिलेशन। आइए इसको ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl चाहिए, तो बताओ क्या कर दूं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। फिर से बताना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3 चाहिए, बताओ क्या कर दूं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al प्लस 3 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। क्या करेक्ट है? नहीं, क्या गलती हो गई? 3 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग। देखो AlCl3 को हमने तोड़ा तो Al प्लस 3 और 3 टाइम्स ऑफ Cl माइनस आया, तो ये आ गया। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
MgCl2 अगर मुझे चाहिए तो बताओ क्या लिखूं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। वेरी गुड। अब लास्ट वाला बताना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस है। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4-2। क्या है, बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट करें। उसके बाद मैं कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उस पर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो बताएंगे। NCERT ने एक लिस्ट दी है, मैं वो टेबल बना दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आयंस लिख रहा हूँ और उसके हिसाब से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो यूनिट है वो है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आयन से यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। आयन से आपका H+, Na+, K+, Ca+2, Mg+2, ये कुछ कैटायंस हैं जिसकी वैल्यू है 349.6, 50.1, 73.5, 119.0, 106.0। अब कुछ एनायन है। हाँ बेटा, कहाँ पे? ये हाँ, ये इसका, ये जो इसकी नीचे लिखा होगा ना, ये इसके पावर में चला जाता है। कहाँ पे? सब में हुआ। यहाँ पे 1 लिखा है तो +1 हो गया, यहाँ पे 1 लिखा है तो -1 हो गया, यहाँ पे 3 लिखा था तो इसकी पावर +3 चली आई, देखो है ना। और यहाँ पे देखो ये 2 लिखा है तो 2 किसकी पावर गई? SO4 की पावर 2 हो गई और CH3 की पावर 3 हो गई, Al की पावर 3। ठीक है ना, ये पावर नहीं है, ये आयन है, चार्ज है। ठीक, कुछ एनायन दिया हुआ है Cl-, Br-, CH3, COO- और SO4-2। इन सब की जो वैल्यू है वो है 199.1, 76.3, 78.1, 40.9, 160.0। ये कुछ एनायंस हैं और कुछ कैटायंस हैं। इस एनायंस एंड कैटायंस की बात करें तो ये सारी वैल्यू दी गई हैं। जो मैं सवाल पूछूंगा उसका आंसर आप फटाफट देंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप एक बार इस सारे वैल्यूज डेटा जब तक आप नोट करेंगे तब तक मैं इधर ये इरेज कर रहा हूँ। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। आप लोगों को जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट λm0 फॉर, पहला है NaCl, दूसरा है H2O, तीसरा है KCl, चौथा MgCl2, पांचवा CaSO4, छठा CaOH का होल ट्वाइस, सातवां CH3COONA, आठवां H2SO4, नाइन्थ NaBr एंड 10वां है NaOH। चलो, आपको इस पूरे कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। 10 के 10 सवाल करने के लिए 10 मिनट। जब तक आप इसे करेंगे तब तक मैं ये वाला डेटा यूज करता हूँ।
10 मिनट्स हैं आपके पास। आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। कौन सा ये है? क्या CU का दिया है वहाँ पे वैल्यू? नहीं ना, तो हम CA यूज करें। तो बताओ इसके बाद वाली क्लास में। ओके, तो n इसके जस्ट बाद वाली क्लास है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, बताओ क्या होगा बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, यही होगा ना? बताओ Na प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? 50.1 प्लस Cl माइनस की कितनी है? 76.3। आंसर कितना आ गया बताओ? 126.3 4 होगा ना? 3 + 1 4 होगा। अब यूनिट बताओ क्या है इसकी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। H2O का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O, दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? H प्लस प्लस OH माइनस होगा। गलती मत कर देना, 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। यहाँ पे H2O कैसे टूटेगा? H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। गलती हो सकता है बच्चों से हो जाएगी 2H प्लस प्लस, O का नहीं दिया, OH दिया है। तो बताओ H प्लस की वैल्यू कितनी दी है? 349.6 प्लस OH माइनस की वैल्यू है 199.1। एक बार इसे सॉल्व करें, बताएं कितना है? कितना बेटा? 548 साइमन सेंटीमीटर 0.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके गुड। यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, दिस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। K प्लस की वैल्यू कितनी है बेटा? 73.5 प्लस Cl माइनस की वैल्यू है 76.3। कैलकुलेट करो, बताओ। 149.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2, दिस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg प्लस प्लस क्या लिखूँ आगे? 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो Mg प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी +2 है, सॉरी, ये Mg +2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 106 प्लस 2 इंटू Cl माइनस का कितना है? 76.3। कितना आया बेटा? टोटल 258.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, तो यहाँ पे है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4, दिस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 -2। तो एक बार Ca+2 का चेक करते हैं कितना है। Ca+2 है 119 प्लस SO4 -2 का है 160 बस 160। दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 279 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड हियर इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। दिस इज इक्वल्स टू Ca+2 इज 119
प्लस 2 इंटू OH माइनस इज 199.1, देन फाइनल आंसर इज, कैलकुलेट करो, तब तक मैं ये लिख देता हूँ। लिमिटिंग कितना बेटा, 517.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एक बार आप सभी लोग मैच कर लेना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA दिस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस, यहाँ पे 0.2 आ रहा है, ठीक है, पक्का ना, एक बार देख लेना एक बार, ठीक है, और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, ठीक है, तो CO माइनस है आपका 40.9 प्लस Na प्लस है आपका 50.1। बताओ बेटा, T ऑफ H2SO4 दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे 2 इंटू H प्लस की वैल्यू है हमारी 349.6 प्लस SO4 की वैल्यू है 160। ओके, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr दिस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस। तो Na प्लस की वैल्यू है 50.1 प्लस Br माइनस की वैल्यू है 78.1। एंड लास्ट वन इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस दिस इज इक्वल्स टू, here is limiting molar conductivity of NaOH this is equals to limiting molar conductivity of Na plus plus limiting molar conductivity of OH minus this is equals to Na plus is 50.1 plus Br minus is 78 OH minus is 199.1। ओके, तो CH3CONA का कितना आया, 91। ओके, यहाँ पे इसका 859.2, यहाँ पे कैलकुलेट करें, 128.2, इसका 249.2। सबकी यूनिट सेम रहेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तो उस टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसमें डायरेक्ट आपको आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे जिसमें आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट नहीं दी होगी। तो एक उस टाइप का भी एक सवाल कर लेंगे, उसके बाद फिर आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaH क्या दिया, NaCl दिया है, NCl नहीं है बेटा, ये NaCl 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC, AC दैट मीन्स एक्टिनियम, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसकी वैल्यू दी हुई है। अब HAC चाहिए, ज़रा ध्यान से सुन लेते हैं, एक बार ध्यान से सुनो। जिसकी वैल्यू चाहिए बस वो पॉजिटिव में रखो, बाकी जो नहीं चाहिए उसको नेगेटिव में रखो। आपको चाहिए H और AC। H कहाँ मिल रहा है, HCl में, और AC कहाँ मिल रहा है, तो दोनों को प्लस कर दो। तो आप कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC अगर आपको चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू
ये H यहाँ से मिलेगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस AC यहाँ से मिलेगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC। क्या मिल गया? अब बाकी जो बचा है उसको माइनस कर दो। माइनस बचा क्या है? NaCl बचा है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। बताओ बेटा HCl की वैल्यू को क्या होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ प्लस यहाँ पे क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AC माइनस। ये आपको लिखना नहीं है, मैं एक समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है। माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। बताओ यहाँ पे Cl माइनस नेगेटिव में है, यहाँ पे Cl माइनस पॉजिटिव में, यहाँ पे Na प्लस नेगेटिव में है, यहाँ पे Na प्लस पॉजिटिव में। बचा क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस दिस इज इक्वल्स टू प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AC माइनस। क्या यही हुआ? इसकी वैल्यू हो गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC, है ना। इस तरीके से आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये एक तरीका है जिससे आपको HAC की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप फाइनली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC की जो वैल्यू चाहिए दिस इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। याद रखें आपको ये करना नहीं, ये सिर्फ समझाया गया है। ये सिर्फ क्या करने के लिए बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि आखिर ये आया कैसे है। फिर से एक बार बताऊँ, जब भी कभी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा H कहाँ से आएगा? जहाँ से H आएगा उसको ऐड करो, और जहाँ से AC आएगा यानी कि कैटायन और एनायन जहाँ से आएगा उन दोनों को ऐड कर देना है, और बाकी जो बच गया उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब बताओ HCl की वैल्यू कितना दिया है बेटा? 420 HCl है ना, HCl कितना दिया है? 425.9 प्लस NaAC कितना दिया है? 91.0 माइनस NaCl कितना है? 126.4। बताइए आंसर कितना है? 290 491 490.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द आंसर ऑफ HAC। एक सिंगल स्टेप में इसका आंसर आएगा। बस आपको पता करना है किसको ऐड करना है और किसको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से बताओ किसको ऐड करोगे? जिसका कैटायन और जिसका एनायन है उन दोनों को ऐड करोगे, बाकी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अभी कैटायन हमें कहाँ से मिल गया? H जहाँ पे है। कुछ गलत है? कितना आएगा बेटा? आंसर कितना आएगा? 390.5। तो 490 नहीं है ना? ओके, तो गलती 390.5। ठीक है। तो एक बार जाते जाते आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं। एक बार पेज पर हटिए, फटाफट बताइए क्या क्या कर लिया। आज हमने पूरा कंडक्टिविटी कंप्लीट की, ठीक। और इसमें सबसे पहले कंडक्टिविटी में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस देखा क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है एक बार बताइए जल्दी से। अपोजिंग फोर्स ऑफ करंट रेजिस्टेंस कहलाता है। ओके, रेजिस्टिविटी क्या होती है? एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कंडक्टेंस क्या होता है? इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होती है? ऐसे वायर के कंडक्टेंस जिसके यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर या ओम पर मीटर, ओम मीटर। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस पर ओम या साइमन। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर। 1 साइमन पर सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 साइमन पर मीटर, ठीक है। फिर अगर मुझे रेजिस्टेंस पता करना है किसी वायर का तो बहुत ही आराम से रेजिस्टेंस निकल जाता है। किसकी मदद से? व्हीटस्टोन ब्रिज की। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या आराम से निकलेगा? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? कंडक्टिविटी सेल की ज़रूरत पड़ेगी। कंडक्टिविटी सेल के अंदर उस सॉल्यूशन को भर के उसको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट करेंगे तो काम हो जाएगा।
हम किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से क्यों नहीं कर सकते, निकाल सकते? क्या प्रॉब्लम आती है? दो प्रॉब्लम, पहला एसी करंट, दूसरा ये वायर नहीं है और इसमें मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा, किसका हो रहा? आयंस का हो रहा। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड। उसके बाद हम लोगों ने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सीखा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा? नहीं, पहले हमने मोलर कंडक्टिविटी सीखा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी एट 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी तरीके से लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आ जाएगा। तो अगर आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है और आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, या मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए, तो क्या दोनों के बीच में रिलेशन है? एन, क्या बताओ? हाँ, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन, कंडक्टिविटी का वेरिएशन पढ़ा कंसंट्रेशन के साथ। बताओ, कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे स्ट्रॉन्ग और चाहे वीक हो, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वीक के लिए स्ट्रांगली डिपेंड, स्ट्रॉन्ग के लिए वीकली डिपेंड करेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड। फिर हम लोगों ने पढ़ा आखिरी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन बाई कोलरॉस लॉ। इनका कहना है कि अगर कोई सॉल्ट है, उसका आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए जितने भी उसमें आयन्स हैं सबकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ को आपस में ऐड कर दोगे तो सॉल्ट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। डन। यहीं पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस। हेडिंग डाल करके छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसके लिए। बाय बाय।